नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें हम पढ़ेंगे पारसी या ईरानी आक्रमण को। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो है पूर्व दो प्रमुख आक्रमण हुए हैं भारत पे। पहला जो है ईरानी आक्रमण है और दूसरा जो है यूनानी आक्रमण है। ठीक है, यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पारसी या ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चाहे आप पारसी कहिए या आप ईरानी कहिए या पर्शियन आक्रमण कहिए, सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, इसको लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए जो पारसी या ईरानी है आक्रमण है, ये जो है प्रथम विदेशी आक्रमण कहा जाता है भारत पर। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, हक्कामनी वंश जो आक्रमण करने वाला है शासक, वो हक्कामनी वंश का था जो प्रथम विदेशी आक्रमण किया है। ठीक है, इस जो है हक्कामनी साम्राज्य को साइरस द्वितीय, जिसका दूसरा नाम कुरुस है, यह जो है हक्कामनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो शासन काल है साइरस का, वो 558 बीसी से 529 बीसी तक, यानी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व। 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक साइरस ने शासन किया। जेनोफोन की जो बुक है साइरोपेडिया से हमें साइरस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें लिखा हुआ है कि जेनोफोन ने लिखा है कि साइरस ने भारत पे विजय प्राप्त की। ठीक है, और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने और भी किताबों में पढ़ते हैं, और यूनानी जो हैं, यूनानी और जो रोमन के विचारक हैं, तो उनका कहना है कि भैया भारत पे तो कभी साइरस ने विजय ही प्राप्त नहीं की है। ठीक है, तो इस तरह से अंतर हमें मिलता है। और साइरस के बारे में कहा जाता है कि साइरस ने जेड्रोसिया के मरुस्थल के द्वारा भारत पर चढ़ाई की थी। तो वो जो है भारी मात्रा में सेनाओं के साथ भारत पर चढ़ाई करता है, लेकिन रेगिस्तान के द्वारा जब आगे बढ़ता है तो उसकी सेनाएं जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाती। केवल 7 सैनिकों के द्वारा जो है वो किसी तरह अपना जान बचा के वापस जो है पहुंचता है अपने राज्य में। ठीक है, तो ये है। और कुछ किताबों में समझिए कि मिलता है कि इसने केवल सीमा तक, भारत की सीमा तक पहुंचा हुआ था। और कुछ किताबों में देखिए दोस्तों मिलता है कि ये जो है आपका सिंध, गांधार, कंबोज, इसको जो है जीत लिया था। ठीक है, आगे देखिए, इसका जो है उत्तराधिकारी होता है कंबुजी। कंबुजी का शासन है 529 से 522 ईसा पूर्व। ठीक है, ये उसका उत्तराधिकारी होता है, ये शासन करता है। ये जो है गृह युद्धों में उलझा रहता है, भारत की तरफ ये ध्यान नहीं दे पाता है। अब देखिए तीसरा एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी आता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम भी इसे कहते हैं। इसका दोस्तों शासनकाल जो है वो 522 से और 486 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है आपका दारा प्रथम। ठीक है, इसने जो है जैसे उसके शासनकाल के 3 अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आप देखिए बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तमा। ठीक है, तो इसमें जो है सिंध, गांधार, कंबोज, ठीक है, इसमें जो है इसके राज्य में माना गया है कि ये भारत के, ये आपके अधीन थे, डेरियस प्रथम के, दारा प्रथम के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये तो मिला हुआ है, तो ये हो सकता है भैया या तो ये जीते हों दारा प्रथम, या तो जो आपने अभी हम लोगों ने चर्चा की साइरस द्वितीय के बारे में, इन्होंने जीता हो। ठीक है, तो मिलता जरूर है कि ये जो है बेहिस्तून, पर्सिलो, जो नक्श-ए-रुस्तमा है, तो इनके अभिलेखों में ये जरूर मिलता है कि सिंध, गांधार और कंबोज जो थे वो इसके अधीन थे, हक्कामनी वंश के साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, और इसी से जो आपके अभिलेख हैं पता चलता है कि भारत और पर्शियन के संबंध जो थे उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे देखिए
कुछ हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस जो है जो हिस्टोरिका का रचनाकार है, जो इतिहास का जनक भी माना जाता है, वो कहता है कि भारत से 360 टैलेंट सोना जो है कर के रूप में हक्कामनी वंश जो है ईरान प्राप्त करता था। ठीक है, ये अपने कर का सोचिए, पूरे जो 23 इसके अंतर्गत जो है अधीन राज्य थे, उसमें भारत का जो है 20वां प्रांत था। तो अपना तीसरा भाग, सब मिलाकर के तीसरा भाग वो कर के रूप में प्राप्त करता था। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में जो है ये कर प्राप्त करता था। और दारा जो था, दारा ने डेरियस दारा प्रथम एक ही है, 517 में अपने नौसेनापति स्काईलैक्स को सिंधु मार्ग का पता लगाने के लिए भेजता है कि सिंधु नदी जो है समुद्र में कहाँ गिरती है। तो वो पता लगाने के लिए स्काईलैक्स को भेजता है। स्काईलैक्स जो है पता लगाता है और उसके द्वारा जो है जब ये लौट के आता है तो उसके बाद ये कई जो है विजय भारत पर प्राप्त करता है, दारा प्रथम। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखिए, उत्तराधिकारी जो है डेरियस प्रथम का होता है क्षयार्स या जरक्सीज। ठीक है, तो इसका शासनकाल है 486 से 465 ईसा पूर्व। इसमें जो है ये भारतीय देवताओं की पूजा बंद करा देता है, अहुर मज्जा की पूजा का आदेश देता है जो उसके देवता थे। यूनान से इसका जो है युद्ध होता है जरक्सीस का, जिसमें जो है यहाँ के सैनिक, आपके सिंध गांधार के सैनिक जो है बड़ी इसकी सहायता करते हैं और बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं। और हेरोडोटस के कहता है कि जो भारतीय सैनिक थे वो बड़े धनुष धारण करते थे, सूती वस्त्र पहनते थे और जो है कमान बांस की होती थी, बाण जो है नुकीले आगे लोहे के बने होते थे। ठीक है, तो ये सैनिक जो है इसके पक्ष में, आपके जरक्सीस के पक्ष में युद्ध लड़ते हैं, बड़ी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन वो जो है हार जाता है जरक्सीस। ठीक है, और इसकी जो है 465 ईसा पूर्व में अंगरक्षक के द्वारा ये मार दिया जाता है जरक्सीस। इसका उत्तराधिकारी आगे देखिए आप अंतर जरक्सीस होता है। इसका शासनकाल है 465 से 425 ईसा पूर्व। इसका जो है राजवैद होता है टेसियस। टेसियस के अनुसार वो कहता है, टेसियस बताता है अपने जो है रचनाओं में, कहता है कि बैक्टीरियन और भारत के राजा इसको उपहार लेकर उपस्थित होते थे मेरे सामने। मतलब इसने प्रत्यक्ष देखा था कि बैक्टीरियन और भारतीय शासक जो है उपहार के लेकर के अंतर जरक्सीस के पास सभा में उपस्थित होते थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो है बैक्टीरियन और भारतीय जो प्रदेश थे वो आपके अंतर जरक्सीस ईरान के अधीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब आपका जो है इसका अंतिम शासक के बारे में भी देख लीजिए। इसके बाद अंतर जरक्सीस के बाद अंतर जरक्सीस सेकेंड भी आते हैं, लेकिन उनका कोई खास जो है किताबों में नहीं मिलता है। तो फिर अब हम देख लेते हैं पारसियों के अंतिम सम्राट को। ठीक है, पारसियों के अंतिम सम्राट दारा तृतीय को माना जाता है। इसका शासनकाल है 360 से 330 BC। ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व। ठीक है, तो इसका जो है सिकंदर से युद्ध होता है आरावेला के युद्ध में। ठीक है, आरावेला जो है स्थान पे युद्ध होता है सिकंदर से और दारा तृतीय से। दारा तृतीय जो है भारी सेना के साथ जो है उपस्थित होता है मैदान में। 331 उसका समय है जिस समय युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है दारा तृतीय पराजित होता है और उसको जो है भारतीय प्रदेश उसके हाथ से निकल जाता है। पारसी जो है हक्कामनी वंश से या ईरान से इस युद्ध में हार की वजह से आपका ये राज्य भारत जो था, जो भारत के क्षेत्र थे, वो ईरान के हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। मुद्राओं के बारे में थोड़ा सा आप देखिए में जो है मुद्रा, जैसे डेरिक, ईरानी मुद्रा जो है डेरिक नाम है, जो सोने के सिक्के होते थे, और सिग्लोई या सेकल्स जो है चांदी के सिक्के होते थे। ये आपके जो शासन था पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में वहाँ पे चलता था। चांदी के सिक्के दोस्तों बहुत ज़्यादा चलते थे
और डेयरी के सिक्के जो है दैनिक यूज में कम प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिक्के। अब हम पढ़ते हैं फारसी ईरानी आक्रमण के प्रभाव के बारे में। तो क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक तो कोई खास राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव जरूर पड़ा है दोस्तों। जैसे केश प्रक्षालन, ये उत्सव जो है जैसे शासक के जन्मदिन पे, जैसे कि आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उसके जो है जन्मदिन पे केश प्रक्षालन या उत्सव जो है बाल धोने का उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो और भी कई तरह के प्रभाव पड़े, जैसे कि आप देखते हैं जो चंद्रगुप्त की अंगरक्षिकाएं थी, औरत थी, ठीक है, अंगरक्षक जो होते थे, और जो है दरबार में अग्नि जो है प्रज्वलित कराई जाती थी। तो इस तरह के जो है प्रभाव पड़े हैं। और जो अरमाइक लिपि जो ईरानी लिपि है इसका भी जो है प्रभाव, ठीक है, भाषा में खरोष्टी लिपि के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और मौर्य कला का भी जो है माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि जो पाषाण खंड थे, जो मूर्तियां बनी थी, तो जो पत्थर की चमकाए जाते थे, ये भी आपके ईरान से आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो है आप देखते हैं जैसे बौद्ध काल में ही जब बुद्ध थे तो उसी समय हम इसे पाषाण जो है के बड़े बड़े पिलर इत्यादि हम लोग देखते हैं। पत्थर चमकाने का काम भी तो होता था, है ना। मूर्तियां भी उस तरह जो पिलर के सजावट में बने थे तो वो पहले ही मिलते थे। तो ये हमें जो है उचित नहीं जान पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। और पश्चिमोत्तर जो से आक्रमण आप समझ गए कि नहीं? जैसे दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, मान लीजिए भारत का नक्शा है तो भारत नक्शे में ये आप देखिए ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। पहले आपका पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है। ठीक है, जो आक्रमण दोस्तों हो रहे हैं वो इधर से ही हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि ईरानी आक्रमण ये भी इधर से होता है, और जो सिकंदर के अभी आगे आप पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, उसका भी आक्रमण इधर से ही होता है, पश्चिमोत्तर भाग। अच्छा, इधर से दोस्तों इधर क्यों नहीं हुआ, ये आपने कभी सोचा है? तो इसका कारण ये है दोस्तों, देखिए ये जो इधर का एरिया है वो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और इधर जो है आपके समुद्र हैं। तो इस वजह से हाँ, अगर जलबेड़ा इत्यादि जो है अगर होती तो आपके इधर से वो आक्रमण कर सकते थे। तो जैसे कि आगे चल के आपके देखें अंग्रेजों, डच इत्यादि जो है इधर से प्रवेश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए कि कहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था। और यहीं पे जो है खरोष्टी लिपि में आपका विकास हुआ। यहाँ पे यहीं से जो है अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं खरोष्टी लिपि में। इस स्थान से आपके इस शासन से यहीं पे जो है आपका शासन था, जो आपने देखा सिंध, गांधार, कम्बोज। अच्छा, क्यों खरोष्टी हुई? ये प्रभाव आप समझ गए कि अरमाइक लिपि से, जैसे दोस्तों कोई भाषा है तो अरमाइक लिपि से इस भाषा का खरोष्टी का विकास हुआ। खरोष्टी यानी जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है, दाहिने से बाएं तरफ लिखी जाती है, उसे खरोष्टी लिपि कहते हैं। और तो यहाँ पे दोस्तों विकास होने का ये है कि जैसे अरमाइक भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ, भारतीय जो है भाषा प्रयोग होते थे, तो एक दो मिक्स होने से एक नई भाषा जो है खरोष्टी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं जैसे आजकल भी यूज हो रहा है, जैसे इंग्लिश यूज हो रहा है, न तो अंग्रेजी है न तो हिंदी है, वो इंग्लिश जो है शब्द उपयोग हो रहा है। हिंदी मिला, अंग्रेजी मिल गया तो इंग्लिश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। और कहाँ से इन्होंने आक्रमण किया था, किस क्षेत्र से? तो पश्चिमोत्तर तरफ से भारत पे आक्रमण हो रहा था। ये आपने देख लिया, समझ गए। तो आशा है आपको दोस्तों ये पारसी और ईरानी आक्रमण समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग जो है
आगे के और यूनानी आक्रमण के बारे में और सिकंदर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।